तो हमने 1, 2, 3 यूनिट्स कवर कर लिए। आज हम 4th यूनिट कवर करेंगे। सारे यूनिट्स ऑलमोस्ट अम, मतलब एक ही टाइम पीरियड के हैं, तो इंटरडिपेंडेंट है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि कुछ डिफिकल्ट है। जैसे राजस्थानी था, उसी से पहाड़ी निकला, मुगल, फिर डेक्कनी, उसी टाइम पीरियड में साउथ में जो चल रहा था उसी को हम डेक्कनी स्कूल बोलते हैं। ठीक है, तो टफ कुछ भी नहीं है, और प्लीज छोड़ के कुछ मत आइएगा एग्जाम में। मैं आपको काफी ऐसे सिमिलर पॉइंट्स बताती रहती हूँ। इनफैक्ट अभी जितनी भी आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, कि अगर आप सिर्फ वो लिख देंगे ना, सब कुछ याद नहीं, सिर्फ उतना भी लिख देंगे तो भी बहुत है। कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। उसके अलावा मैं ये बोलूंगी कि हर एक लाइन पर फोकस मत करिए। 30 मार्क्स का थ्योरी है, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। यू कांट बी रोट लर्निंग ईच एंड एवरी लाइन। इंपॉर्टेंट चीजें पिछले 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने देख ली है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं, हम उन्हीं पे बार बार फोकस करेंगे। तो मैं हाईलाइट करती रहती हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लगती है, जो आपको लर्न करने की है। एंड सेकंड, मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The history of Deccani painting can largely be constructed from the late 16th century until 1680s, the time when the Mughals conquered the Deccan. It is continued to be seen in the art of the 19th century as well as under the Safavid dynasty, and finally in paintings in the provincial courts of Rajas and Nawabs, ruling various lands in the state of Hyderabad under the Nizam. The Deccani style of painting was placed under the Indo-Persian art for long. It was considered to be Middle Eastern, Safavid, Persian, Turkish, and even Mughal in origin. आर्ट हिस्टोरियन एक्नॉलेज्ड इट यूनिक। अब एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ इसको इतना क्यों बोला गया था, क्योंकि ऐसे बोलते हैं डेक्कनी को इतना महत्व नहीं मिला, इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला डेक्कनी स्कूल को जितना राजस्थानी या पहाड़ी स्कूल को मिला है ना। तो वो ऐसा क्यों, क्योंकि डेक्कनी स्कूल जो है ना, इसमें हमें बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स का, जैसे राजस्थानी स्कूल का कुछ तरीका देखने को मिलता है। जैसे यूरोपियन स्कूल में पेड़ कैसे बनाए जाते थे स्टाइलाइज्ड, वैसे इसमें पेड़ वैसे बनाए गए हैं। मुगल से इन्होंने बॉर्डर्स और स्टाइलाइज्ड बॉर्डर और ऑर्नामेंटेशन निकाल दिया। राजस्थानी से इन्होंने कुछ फीमेल के एस्पेक्ट्स निकाल दिए। ऐसे हर एक चीज का मतलब मिक्सचर बन के इन्होंने कुछ अपना बनाया। तो लोग इसको बोलते रहे कि ये तो सिर्फ है ना दूसरों का मिक्स कर करके खुद का कॉपी किया हुआ काम है, मतलब इसमें कुछ ओरिजिनल नहीं है। बट एक्चुअली जब आप दो अलग अलग चीजों का या चार अलग अलग चीजों का मिक्स करके भी कुछ आप करते हैं तो वो भी अपने आप में एक ओरिजिनल बन जाता है, राइट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बट लोगों ने इसको इतना इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दिया था क्योंकि बहुत सारी चीजों का मिश्रण था। हमने ये सब इधर पढ़ा है ना कि सबका मिक्सचर था। Art historians acknowledged its uniqueness but failed to recognize as a full-fledged school, as I told you, which was sustained by a class of rulers who had the peculiar political and cultural vision. They hired and nurtured artists and commissioned works that enhanced the artistic sensibilities and specific requirements of governance in their kingdoms. The art of portraiture and representation of historical and religious figures are seen elsewhere in other contemporary schools of paintings. Mughal portraiture, in this sense, was not wholly unique. We see such artistic inclinations in the Safavid and Ottoman schools of painting. The highly documentary nature of portraits is a singularly unique development seen extensively in the Asian Islamic art and also in the Mughal art in India. In the plateau region of southern India, beyond the Vindhya mountain range, an enduring school of painting which was distinct and strong was nurtured and expanded under the various sultans of the Deccan in the 6th and 17th century. द किंगडम्स ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, ये अब मैं बताती हूँ। ये तीनों एरियाज के भी, रीजन्स के भी नाम है, और ये तीनों स्कूल्स के भी नाम थे जो वहां पे बनी थी बाद में। सो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में एक बार पूरी स्टोरी बता देती हूँ, पूरा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा ये इसको चैप्टर को समझना। सो हुआ ये कि साउथ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, परार और बीदर, ये अ, पांच मतलब इस्लामिक रूल्ड रीजन्स थे। ठीक है, जो बहामी किंगडम के अंडर में आते थे। और जो उसी के नीचे था विजयनगर एम्पायर। ठीक है, जो सबसे नीचे तमिलनाडु वाला एम्पायर था उसमें हम विजयनगर एम्पायर था। हुआ ये कि जो 5 इस्लामिक रूलर्स थे, इस्लामिक रीजन से, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ब्रार और बीदर, इन्होंने विजयनगर एम्पायर पे हमला किया और सब कुछ लूट लिया और आपस में बांट लिया। जब पूरा युद्ध वगैरह हो गया उसके बाद
विजयनगर एम्पायर तो खत्म हो गया, जो तमिलनाडु तक ठेठ नीचे तक जाता था साउथ तक, वो तो खत्म हो गया। और ये जो गोवा और महाराष्ट्र ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे था बहामी किंगडम, है ना, जिन्होंने उस पे अटैक किया था विजयनगर पे। तो अब इनमें भी 5 थे पहले, अब इसमें 3 ही बच गए। कौन कौन से? बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर। ठीक है, साउथ में। और ऊपर की साइड उस टाइम कौन था? अकबर, है ना। तो हमें बस इतना याद रखना है कि वो लूटपाट हुई, विजयनगर खत्म हो गया, बहामी में 5 थे, 5 में से 3 ही बचे, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर। 1550 तक हम देखते हैं कि इधर कोई भी तरह का पेंटिंग या कुछ भी ऐसा आर्टिस्टिक आर्ट वर्क, कुछ भी ऐसा उस टाइम पे नहीं अ, हमने देखने को मिलता है 1550 तक। फर्स्ट हमें जो कुछ काम देखने को मिलता है, वो मिलता है 1556 में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे 1556 में क्यों और कहाँ पे अहमदनगर में देखने को मिला था। और हम इसको डेक्कन क्यों बोलते हैं? डेक्कनी मतलब क्या होता है कि डेक्कनी जो स्कूल है, ये एक रीजन भी है प्लस ये एक स्कूल भी है। तो डेक्कनी रीजन भी प्लस स्कूल भी। 16 टू 17 सेंचुरी में ये मतलब पनपी। 16 टू 17 सेंचुरी में इसने पूरा अपना पीक किया। उसके बाद फिर औरंगजेब ने हमला कर दिया और फिर बाद में मराठा वगैरह आ गए थे महाराष्ट्र और नीचे की साइड, और है ना, फिर उसके बाद ही खत्म हो गया। तो 17 सेंचुरी तक लास्ट ये था, उसके बाद औरंगजेब ने हमला कर दिया था। अच्छा, डेक्कन डेक्कनी स्कूल किस किस चीज का मिक्सचर है? यह है फारसी स्कूल का, ईरानी स्कूल का एंड राजस्थानी या इंडियन स्कूल जिसको बोलते हैं उसका। इंडियन स्कूल से मेरा मतलब है पहाड़ी प्लस राजस्थानी स्कूल का जो मिक्सचर है वो। ठीक है, अब हम बात करेंगे अहमदनगर से, ताकि आपको भी एटलीस्ट आइडिया मिल गया कि ये पूरा क्या कॉन्टेक्स्ट था, कैसे आई ये तीन, है ना। तो आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया। अच्छा, अब हम अहमदनगर से बात करते हैं। The earliest example of Deccanese paintings are in a volume of poems celebrating the reign of Hussain Nizam Shah I of Ahmednagar. Most of the 12 miniatures that illustrate the battle scenes are no artistic interest, but interestingly, those depicting the queen and her marriage delight us with the gorgeous colors and sensuous lines. The woman presented in it belongs to the northern tradition of pre-Mughal painting, which was flourishing especially in Malwa and Ahmednagar during this period. The women in the painting in the Ahmednagar wear a glorified northern costume with choli and long braided pigtails ending in pastels. ये इसकी important या distinguishing factor हम बोलते हैं वो थी। Only a long scarf passing round the body below the hips is a southern। ये जो स्टाइल है ना, कि इसको हम लिपाक्षी बोलते हैं, कि अ, एक लॉन्ग स्कार्फ या एक चोटी वो पीछे तक एकदम हिप्स के भी नीचे तक जा रही है। और फिर एक ये क्या एक सदर्न फैशन ट्रेंड था। तो ये बोलते हैं कि इन्होंने साउथ का फैशन ट्रेंड जिस जो कि स्पेशली लिपाक्षी के हम चित्रों में हम देखते हैं, लिपाक्षी के वर्क्स में देखते हैं, वहां से ये इन्होंने चुराया। तो लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि ये डेक्कन इसलिए फेमस है क्योंकि ये सारा इधर उधर से बस लिया हुआ काम, इनका खुद का कुछ ओरिजिनल नहीं था। The palette is different from paintings of northern manuscripts coming largely from Mughal culture. As they are more rich and brilliant, paintings of the Deccan have similar characteristics. ठीक है? The high circular horizon and gold sky have Persian influence. अभी देख रहे हो gold sky ये कहाँ से आ गया? ये Persian influence आ गया। तो ये पर्शिया से influence हो गए, इधर ये लिपाक्षी से influence हो गए। बहुत सारे influenced काम देखने को मिले इसमें। एक ही इनफैक्ट पेंटिंग में, एक ही पेंटिंग में हमें राजस्थानी इन्फ्लुएंस भी मतलब राजस्थानी स्कूल का भी टाइम वो देखने को मिल रहा है, इन्फ्लुएंस मुगल का भी मिल रहा है, पहाड़ी का भी मिल रहा है, इंडियन का जो बेसिक फोक स्टाइल है वो भी देखने को मिल रहा है, तो पर्शिया का भी मिल रहा है, ईरानियन स्टाइल में मिल रहा है। तो बहुत ऐसे बोलते इंस्पायर्ड से था बस ये। ठीक है, वी मे सी दैट ऑफ ऑल टेक्निक किंगडम्स विच दे ओ टू पर्शिया फॉर द लैंडस्केप इडियम। पर्शिया कहाँ से? पर्शिया का क्या? लैंडस्केप। These feminine dress present in a series of Ragmala paintings are the most striking and moving examples of the 6th century Deccan school of painting. The woman's hair is rolled up in a bun, अब ये in a nape of neck similar to Lipakshi murals। देख लो जो बन में बनाया हुआ जो अ, चोटी जिसको बोलते हैं बन में बनाई हुई है, वो लिपाक्षी से वापस इंस्पायर होके है। The horizon in the painting disappears and replaced by a natural colored ground, patterned all over with small stylized paintings or occupied by symmetrical architectural domes over the arcades. All these features, except the hairstyle, have traces of northern India or Persia.
मेल कॉस्ट्यूम इज ऑल्सो डिसाइसिवली नॉर्दर्न। अब ये भी नॉर्दर्न आ गया, मतलब जो उस टाइम पे अकबर वाला जो रीजन था, राजस्थान या पहाड़ी, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न रीजन। तो ये नॉर्दर्न स्कूल से यहाँ से इन्होंने इंस्पायर होकर द जामा विद पॉइंटेड टेल्स इज frequently seen in Akbari miniatures and probably important है and probably originated in the area somewhere between Delhi and Ahmedabad. The small pagdi is close to the form found in the earliest Akbari miniatures. Again, Akbari miniatures inspired. The original paintings in the Gulistan of 1567 have been attributed by art historians to the Burkha artist. Another interesting fact is that such painters may have also worked in the Deccan. This, supported by a manuscript, is a collection of Bankipur Library, Patna. It is signed by a scribe Yusuf and is dedicated to Ibrahim Adil, presumably Ibrahim Qutub Shah of Golconda, who ruled from 1550 to 1580. This manuscript contains 7 miniatures that are completely in the Burkha idiom of that date. So basically हमने अहमदनगर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखी। आई नो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ये सब, बहुत ही अजीब लिखा हुआ है सब, बीच बीच में से इन्होंने बताया, इन्होंने एक्चुअल में सीरियसली ढंग से नहीं बताया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ पूरा डिस्क्रिप्शन। सो अहमदनगर एक रीजन भी था और साथ में स्कूल भी था। शासन मतलब उस टाइम पे किसका टाइम पीरियड चल रहा था? निजाम शाही, हम बोलते हैं उस टाइम पे उसका रूल चल रहा था। जैसे बोलते हैं ना, अ, तुगलक की पीढ़ी, वैसे वहां पे निजाम शाही का वंशज चल रहा था। इसका कब ओरिजिन हुआ था? 1470 में। और मलिक अहमद ने इसका ओरिजिन रखा था, इसलिए हम इसको अहमदनगर बोलते हैं, क्योंकि मलिक अहमद ने इसका ओरिजिन रखा था। फिर उसका बेटा था हुसैन शाह, जिसने गोलकोंडा की एक रानी से शादी करी थी, और 1556 में इसने इसकी डेक्कन स्कूल की जो बोलते हैं वो इसने बनाई थी। डेक्कनी स्कूल नाम दिया था, डेक्कनी स्कूल को लाना वो इसने किया था, किसने? हुसैन शाह ने 1556 में। फिर इसका भी एक बेटा था जिसका नाम था मुर्तजा। ठीक है, मुर्तजा ने क्या किया कि अपने पापा की तारीफ में एक लिखा, तारीफ हुसैन शाह, हुसैनी शाही ऐसा करके कुछ, जिसमें हमें अलग अलग सीन्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपने ये जो पढ़ा है ना, ये मैरिज प्रोसेशन और ये बीच बीच में से इसमें दिया हुआ है, तो वो ठीक है। तो इसमें तारीफ हुसैनी में इसने 3 तरह के या 2 तरह के हम बोलते हैं मेन पेंटिंग्स हमको देखने को मिली। एक तो युद्ध वाली थी, ठीक है, और एक किसकी थी? मैरिज वाली, जो कि हमने इधर आई थिंक इधर देखी थी ना कहीं पे, कि हाँ ये जो वुमेन वाला पूरा दिखाया गया है इलस्ट्रेटेड विद नॉर्दर्न ट्रेडिशन और ये सब। ये किस वुमेन की बात करें? जिसकी पेंटिंग की बात करें, कि उसकी शादी वाली जो एक पेंटिंग बहुत फेमस थी वो दिखाई गई थी वो। ठीक है, तो इसमें 2 तरह की पेंटिंग्स, एक तो कौन सी? वॉर वाली पेंटिंग्स, ठीक है, जो कि अम, पारसी और मुगल से इंस्पायर्ड थी, और एक ये शादी वाली पेंटिंग्स। ये जो शादी वाली पेंटिंग्स थी ना, इसमें क्या क्या कहाँ से इंस्पायर्ड था, ये पूरा जो मैंने मार्क किया है इसके अंदर कहीं कहीं पे बीच बीच में मिसिंग भी है इनफैक्ट, कि ये नॉर्दर्न इंडिया और पर्शिया से इंस्पायर्ड थे। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया से क्या क्या इंस्पायर्ड था? अम, जिसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेचर और अ, कपड़े, या जो हम बोलते हैं ऑर्नामेंटेशन और क्लोथिंग स्टाइल जो था वो नॉर्दर्न से, मतलब ये जो अकबर वाला जो रेंज चल रहा था वहां से इंस्पायर्ड था। हमने इधर पढ़ा था ना, अकबर से इंस्पायर्ड था। ठीक है, तो ये क्लोथिंग और अ, छवि चित्रण, जिसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेचर, जिसको बोलते हैं पोर्ट्रेट्स, वो उत्तर भारत से या फिर नॉर्दर्न इंडिया से इंस्पायर्ड थे। जब हम बोलते हैं कि ओढ़नी पहनने का जो ढंग होता है ना, कि वो जैसे नीचे अभी हमने इधर पढ़ा था ना ऊपर, कि वो नीचे तक लटक रहा था, बॉडी के हिप्स से भी नीचे जाता था, ये कहाँ से इंस्पायर था? ये लिपाक्षी से इंस्पायर था, लिपाक्षी स्कूल से इंस्पायर था। कलर्स कहाँ से इंस्पायर्ड थे? तो वो थे मुगल से इंस्पायर्ड थे। कैसे थे कलर्स? ब्राइट एंड वेरी ब्राइट कलर्स। ठीक है, और हम ये देखते हैं कोर्ट सीन्स, या जो कोर्ट सीन्स और एक स्काई सीन्स जो होते हैं वो कहाँ से इंस्पायर्ड थे? वो थे फारसी से इंस्पायर्ड। ठीक है, या फिर पारसी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो पारसी या फारसी से इंस्पायर्ड थे कोर्ट सीन्स और क्या? स्काईज। ठीक है, ये दोनों वहां से इंस्पायर्ड थे। तो ये आप देख रहे हो 4-5 जगहों से इंस्पायर्ड थे। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट काम हमें देखने को मिलता है रागमाला वाला भी, जिसके अंदर जो औरतें थे ना वो नॉर्दर्न इंडियन से इंस्पायर्ड थी। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में उस टाइम पे अकबर का रूल था, तो वहां पे उसमें औरतें कैसे बनाई गई थी? बादामी आंखें, पतले होठ,
वैसे तो वो रागमाला पेंटिंग्स जो इधर से हमें मिली है इस स्कूल से, उसके अंदर जो रागमाला पेंटिंग जो थी ना, वो नॉर्दर्न इंडिया से इंस्पायर्ड थी। ठीक है। एंड वो तो ये हमने इधर देखा ही है कि जो मेल कॉस्ट्यूम्स थे वो कहाँ से इंस्पायर्ड थे, वो अकबरी के टाइम के अकबर के जो कोर्ट सीन्स थे वहां से इंस्पायर्ड थे, अकबरी टाइम के अकबर स्कूल से इंस्पायर्ड थे। अकबर स्कूल मतलब नॉर्दर्न इंडिया पे उस टाइम अकबर का रूल था, बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया जिसको बोलते हैं राजस्थानी स्कूल या मुगल स्कूल, वहां से इंस्पायर्ड था। ठीक है। नेक्स्ट आता है बीजापुर। ओके। अब बीजापुर, हम पहले मैं आपको, या फिर काम करते हैं, ठीक है हम पहले पढ़ लेते हैं। Paintings from Bijapur in the 16th century have a richly illustrated encyclopedia known as Nizam ul Ulam. Important है, ठीक है। Among the 876 miniatures which adorn this remarkable little volume, many illustrate weapons and utensils, while others the constellation. The women are shown in southern Indian dress. ये देख लो वापस इधर उधर से इंस्पायर्ड. Tall and slender are those of the Ragmala paintings. The school of Bijapur was patronized by Ali Adil Shah and the successor Ibrahim II. दोनों के पेट्रन्स मतलब राजा थे, किंग्स एंड पेट्रन्स आपको याद रखने होते हैं. बोथ पेट्रन्स ऑफ आर्ट and literature. The latter was also an expert in Indian music and author of the book on his subject, Nauma. ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी नौरसनामा क्या था. ही वॉज द ओनर ऑफ द निजाम अल उलूम मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि हमने ऊपर पढ़ी थी ना, ये निजाम उल उलूम इसका manuscript, and might have commissioned the Ragmala series in 1590s. Bijapur had a close connections with Turkey, and astronomical illustrations in Nujum ul Ulum may have been derived from Ottoman Turkish. अभी देखो यहाँ से इंस्पायर्ड हो गया वापस. The Ragmala are we have seen in Indian and their connections with definite echoes of the Lepakshi style. They exemplify the luxuriant aestheticism of the Adil Shah court in their daring and brilliantly successful coloring and vigor or simplified compositions. The throne of prosperity is a symbolic diagram of an auspicious throne of seven stages, each supported by different inhabitants, from elephants and tigers to palm leaves. ये यहाँ से ये अलग जगह से इंस्पायर्ड था, है ना. ये पूरा पार्ट आप देख लीजिए. Peacocks and primitive tribes. The basic structure recalls the wood-carved doorways and facades of Gujarati homes and perhaps reminders of the Temple of Deccan. Coloring of this page is in Islamic Persian tradition. अब ये यहाँ से इस्लामिक से है क्या, कलरिंग वाला जो पार्ट है वो वहां से इंस्पायर्ड है. Arabesques on the top of the throne. We see it surrounded by a Deccani foliage against amazing deep blue sky. The stylized plants on either side of the throne have visual reference to margin decoration in Gujarati manuscript. भी देख लो गुजराती मैन्यूस्क्रिप्ट यहाँ से इंस्पायर्ड हो गया. हम तो साउथ की बात कर रहे हैं of the 16th century. There is thus a strong Indian visual tradition that structure this miniature. The theme of the other Deccani painting is Yogini. Important ये वर्क है सेकंड. ठीक है, ऊपर हम एक हमने वो देखा मैन्यूस्क्रिप्ट वाला और एक ही सेकंड योगिनी. Who believes in yoga, lead a disciplined life of physical and emotional training, pursues spiritual and intellectual explorations, and is famous for renunciation of worldly attachments. But such an attitude was not usual and therefore extraordinary in practice. This work is attributed to an artist about whom we do not have any record. It is to be noted that the artist prefers a vertical composition where the long-standing figures of the yogini is complemented by a group of white structures right at the top as a tampering visual note. The yogini is preoccupied with a myan bird as if in conversation. The yogini is adorned with jewelry and her hair bun elongates her visual presence. The long scarf swirls a rhythmic circle around her body, which was exquisite flora surrounding in an exquisite landscape. ये सब इसके योगिनी पेंटिंग की इम्पोर्टेंस है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा वैसे. ये तो आई नो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ बेसिकली पूरा, कि बीजापुर वाला भी इन्होंने ऊपर नीचे रखा है. तो बेसिकली बीजापुर भी अगेन एक रीजन भी था, साथ में एक स्कूल का भी नाम था. ठीक है. ये आदिल शाही के जो वंशज थे ना, उनसे ये स्कूल निकली थी, बीजापुर. ठीक है. इसमें सबसे पहले कौन था रूलर? यूसुफ. ठीक है. जिसने क्या किया, जो खुद भी बहुत ऐसे आर्ट लवर था कि, और इसने टर्की और ईरान से पेंटर्स बुलवाए थे.
ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड रूलर इधर कौन रहा? इस्माइल, वो खुद भी एक पेंटर था। ठीक है, वो भी आर्ट लवर हो गया। फिर थर्ड रूलर कौन आया? अली आदिल शाह। ठीक है, और उसकी वाइफ वो भी काफी फिलोसफी में इंटरेस्ट रखती है और काफी काम किया उसने भी। तो अब अली आदिल शाह के रूल में क्या हुआ कि 1570 के अंदर एक निजम निजम नुजुम उल उलम, जो अभी हमने देखा था निजम उल उलम, ये राइट, ये ये था क्या वैसे? ये ज्योग्राफी का या हम बोल सकते हैं एस्ट्रोलॉजी का एक काउंट था, जो कि टर्की और फारसी से फारसी का इन्फ्लुएंस इस पे देखने को मिलता है। और ये 876, इधर कहीं नंबर दिया हुआ होगा, आई एम प्रीटी श्योर, 876 से भी ज्यादा इसके अंदर पिक्चर्स थे। ठीक है, हाँ 876। ठीक है, फिर और इसकी वाइफ ने और इन दोनों ने मिलके ये निजम उल उलूम को किया था। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कौन, पर इसकी रचना किसने की, इसको इसका ओरिजिन मतलब इसको छापा किसने, इसका फाइनल किसने किया? वो किया इसके बाद वाला जो रूलर आया था, वो कौन था? इब्राहिम आदिल शाह। तो फर्स्ट रूलर यूसुफ, सेकंड इस्माइल, थर्ड अली आदिल शाह और फोर्थ आ गया इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह ने फाइनली निज़्म उल उलम को क्या बोलते हैं, रचना करी उसकी। और ये खुद भी बहुत ही आर्ट लवर था, और इसके टाइम पीरियड को हम कहते हैं गोल्डन टाइम पीरियड था बीजापुर में, इब्राहिम आदिल शाह के अंदर। ठीक है, अब इसका तीन बुक्स हम देखने को मिलते हैं हमें। एक तो थी नुजुम उल उलम, जो कि एस्ट्रोनॉमी के ऊपर थी, निजुम उल उलम। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर थी। ठीक है, सेकंड थी रागमाला वाला, जो हमने अभी पढ़ा था ये। ठीक है, और थर्ड आ गया नौसन नामा, आई थिंक ये हमने इधर कहीं पढ़ा था ना, नौसर नामा। थर्ड वो काम आ गया इसका। ओके, आई थिंक इधर कहीं मिसप्लेस हो गया। सो बेसिकली थर्ड काम था इसका नौसरनामा। जो नौसरनामा था वो भी एक बुक थी। तो ये तीन बुक्स। ठीक है, इसके अलावा पारसी और टर्की के जो पेंटर्स आते थे ना, ये उसको पेट्रोनाइज करता था, मतलब ये उसको संरक्षण देता था कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम वहां से भाग के अगर आ जाओ, मेरी इधर आराम से रहो, तुम पेंटिंग करो, जो करना है करो। उनको कमीशन भी करता था काम और ये सब। फेमस पेंटिंग इसके टाइम पे, किसके टाइम पे? इब्राहिम आदिल शाह के टाइम पे फेमस पेंटिंग कौन सी रही? योगिनी वाली, ये वाली पेंटिंग है ना, ये वाली, ये ठीक है, योगिनी वाली। इसके बारे में हमने इतना डिटेल अभी देखा वो। ठीक है, ये नॉर्दर्न भारत, नॉर्दर्न इंडिया से इंस्पायर थी। नॉर्दर्न इंडिया मतलब राजस्थानी, मुगल और पहाड़ी का जो मिक्सचर है वहां से। और ये एक क्या है, एक रिलीजियस पेंटिंग है। ठीक है, बस इसके अंदर इतना ही लर्न करने की जरूरत है। जो मैंने बोला एक बार आप दो तीन बार उसको सुन लेंगे, आपको पूरा ये समझ आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने ना बहुत बीच बीच में से और उल्टा फुल्टा लिखा हुआ है। मतलब प्रॉपर चार रूलर्स थे तो 1 2 3 4 करके लिखते थे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर नहीं। तो इसलिए मैंने आपको फोर रूलर जो हुए उनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, गोल्डन पीरियड सबसे लास्ट वाला जो था इब्राहिम आदल शाह, उसको हम कहते हैं। उसके अंदर में तीन बुक्स और जो बाहर से जो पेंटर्स आए थे उनको संरक्षण देना। इसका फेमस पेंटिंग कौन सी थी? रागिनी, सॉरी योगिनी। और बाकी धार्मिक पेंटिंग थी ये, मतलब रिलीजियस पेंटिंग था। रिलीजन को वो अ, मतलब ठीक ठाक मान लेता था, अच्छा लगता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है गोलकोंडा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये इसमें इतना कंटेंट नहीं है। Golconda became an independent state in 1512. By the end of the 16th century, it was the wealthiest of the Deccan Kingdom. It was largely due to the brisk trade from the ports along with the east coast, from where iron and cotton goods, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 16th सेंचुरी में पनपा वेल्दिएस्ट किंगडम था। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेड सबसे ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि पोर्ट्स, मतलब इसके ना, मतलब क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पोर्ट्स था, मतलब पूरा पानी था। जैसे हम नीचे कर्नाटक रीजन में देखेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में पानी तो है। तो पानी, इसलिए इसने आयरन और कॉटन, ये दो का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट। ठीक है, और ट्रेड इसने कहाँ से करता गया? साथ में पर्शिया से ट्रेड करता गया।
और यूरोप से भी इसने किया था, वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी पूरा। ये भी इसने बहुत उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, बहुत गंदी तरीके से लिखा हुआ है, आई नो। अर्ली इन द 17th सेंचुरी डायमंड्स वर डिस्कवर्ड, उसके बाद से ये और ज्यादा वेल्दी हो गया था, एक्सपैंडिंग द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। द विजुअल्स फ्रॉम द गोलकोंडा ड्रॉ वंस अटेंशन टू द गोल्ड ज्वेलरी worn बाय बोथ वुमेन एंड मेंस बिसाइड द थीम्स ऑफ गोलकोंडा पेंटिंग्स गेन एक्सेप्शनल फेम। यहाँ पे उसको सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल फेम मिला था, क्योंकि उससे पहले तक तो ऐसे बोलते थे ये सारी जो डेकनी पेंटिंग्स है ये सारी कॉपी वर्क है, इन्फ्लुएंस्ड वर्क है, पर यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा importance मिली थी। Golconda art became popular as Dutch merchants carried the portraits of sultans in the late 17th century to Europe. यहाँ के जो काम थे, पेंटिंग्स बनाई गई थी ना, यूरोप गई और उसके बाद ये फेमस हुई। These were probably done for the bazaar had references to royal paintings. The earlier Golconda paintings dated 1635 to 1650 at times as large as 8 feet high, were made to be used as wall hangings. These paintings are covered with pictorial designs, generally figures in architectural settings of varied origin. The earliest 5 miniatures identified as Golconda work were bound up in Diwan of Hafiz, dated 1463. These paintings represent court scenes of the young ruler who is depicted seated enthroned, holding a typically long and straight Deccanese sword in the center of one of the painting folios. The prince is seen wearing a white coat with embroidered vertical bands. All 5 painted pages are lavishly enriched with gold, touching deep azure sky. Dancing girls are seen entertaining the royal gatherings. The symmetrical and apparently unfunctional architecture has several registers, flat screen, one above the other. The ground appears covered in elaborately patterned carpets. It is important to note here that the painting suggests no Mughal influence. ये चीज अब आप देखेंगे इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है. Purple hue is amply applied, and at times animals become blue, so you see blue foxes. ये differentiating factor. Here is the portrait of Muhammad Qutub Shah, and he sits at the divan early in his reign. He wears his typical Golconda dress in an elegant tight-fitting cap. The composition has gained increased sophistication and skill, while the strict symmetry of 1590 pages is retained. One may say that here's an adequate reference to Mughal, ये वाली इस painting की बात करें, Mughal painting, we see a marked plastic rendering, especially in the drape of the courtesans and the groom's attire. A manuscript of the Sufi poem with an paraphrased prose is richly illustrated in more than 20 miniatures. Gold is again freely used. है ना? बाकी में हमें इतना नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तो मिल ही गए थे ना, बाद में इतना रिच हो गया था एम्पायर। A peculiar feature seen in the coloring of the skies in gold and blue in separate bands. The men's and women's costumes indicate the fashion trend under Ibrahim II of Bijapur. The trees in the landscapes are Deccanate type, again, which are richly colored and half tinted edge. Moreover, plants are silhouetted against the mass of dark foliage, which is another prominent Deccani feature. This is seen in paintings of the tall women speaking to the bird. अब ये जो स्कूल थी ना, इसने अपना एक सेपरेट वर्क जरूर किया एस्टैब्लिश सक्सेसफुली, क्योंकि इससे पहले तक तो सिर्फ ये बोला जाता था इनका गोलकुंडा का, सॉरी, अहमदनगर और बीजापुर का, कि इन्फ्लुएंस्ड काम है, मिक्सेस काम है, मतलब ओरिजिनल काम नहीं है। यहाँ तक फिर गोलकुंडा ने आया और इसको इम्पोर्टेंट, जो ये डिजर्व कर रहा था वो पोजीशन पे लेके आया कि नहीं हमारा इम्पोर्टेंट है। एंड जो गोल्ड का काम स्पेशली जो हमें देखने को मिला है, ये तो कपड़े वाला है, ये तो एक बड़ी सी मतलब एक वॉल हैंगिंग थी ये वाली तो, ये वाली तो एक वॉल हैंगिंग थी, इसकी बात नहीं हो रही। अदरवाइज बाकी बहुत अलग, जैसे ये है ना इधर आप देखेंगे ब्लू स्काईज, है ना, ऑर्नामेंटेड ये फ्लावर्स, ये सब अलग अलग, गोल्ड का इतना ज्यादा यूज है ना, ये तो इसने अपना डिस्टिंग्विश अलग बना ही लिया। और क्योंकि ये यूरोप चला गया था, यूरोप के मार्केट्स में ये पेंटिंग्स चली गई थी, इसलिए ये इतनी फेमस हो गई कुछ तो। ठीक है, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ से पेंटिंग्स वाला। थैंक यू सो मच, कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, गोलकोंडा को मैं एक बार शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। सो बेसिकली 1512 में गोलकोंडा का ओरिजिन हुआ। ठीक है, ये सबसे ज्यादा वेल्दी इन तीनों में से माना जाता है। इसने लोहे और मतलब आयरन और कॉटन, इन दोनों का ट्रेड स्टार्ट किया था। किस किस के साथ में? पारस के साथ, मतलब पारसी के साथ। ठीक है, पारसियों के साथ। ठीक है, एंड हीरो की खान मिली थी बाद में, उसके बाद से ये और ज्यादा वेल्दी हो गए थे।
इस पूरे जो वंशज था उसका नाम क्या था? कुतुब शाही वंशज। ठीक है, कुतुब शाही का रेंज जो था वो। फिर 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि डच आए और इन्होंने यहाँ की पेंटिंग्स को यूरोप के मार्केट में जाके सेल किया और वहां से गोलकोंडा की जो है पेंटिंग्स फेमस हो गई। इसके अंदर दो पेंटिंग्स बहुत फेमस है। एक तो है पोलो चांद बीबी वाली। मैं आपको बता ही देती हूँ इधर ही। कहाँ गई? एक तो ये वाली पेंटिंग फेमस है। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन, ये अ, सूफी सेंट है और ये लेक्चर दे रहे हैं। और एक ये वाली, ये है ना चांद बीबी प्लेइंग पोलो, हाँ ये दोनों कहाँ की है, ये दोनों कहाँ की पेंटिंग्स है? ये इसकी गोलकुंडा की फेमस दोनों पेंटिंग्स है। एंड मतलब ये आपको पेंटिंग्स देख के ही समझ आ रहा है ना कि मतलब रिच वर्क एंड ऑल। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी अगले पार्ट में, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और गोलकुंडा का ये मोटा मोटा हमने देख लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। एंड टेक केयर।